फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, ओनली 3 दिन बचा है। 3 मई, अब डोंट फॉरगेट 3 मई। अगर डिसीजन लेना है तो अभी लीजिए। हायर पेंशन स्कीम में लेना है तो अभी लीजिए। और आपको जो प्रोसेस हमने बता चुके हमारे प्रीवियस वीडियो में, उसका लिंक भी हम लोग नीचे दे रहे हैं। तो हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे कि आपका 3 मई का टारगेट लाइन और डेडलाइन मैच करने के लिए जो भी आपको सपोर्ट चाहिए आप हमें मेल करिए मेरा मैनिमेशन @gmail.com पर। ये वीडियो अगर आपने देख लिया और आपको समझ आ गया तो आप एक काम करिए, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स को भेज दीजिए, अभी भेज दीजिए। सेम टाइम हम आपको जो एक्सेल शीट का फॉर्मेट हम लोग यूज किए हैं इसमें दिखाने के लिए, एग्जांपल देने के लिए, आपको ये एक्सेल शीट आपको लिंक में मिल जाएगा। नहीं तो आप हमें डायरेक्टली मेल करिए सो दैट वी कैन शेयर यू द डायरेक्ट एक्सेल शीट, सो दैट आप उसको अपना जो एक्चुअल सिनेरियो भी डाल के भी सिमुलेट कर सकते हैं कि आपको क्या बनने वाला है। नमस्कार, मैं जगदीश और आपके लिए ईपीएफओ का एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, जो हर एक लोगों को जो ईपीएफओ के बारे में जानना चाहते हैं उनको देखना जरूरी है। इस टॉपिक में हम लोग ये कवर करने वाले हैं कि आज के समय में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कितना पैसा जमा करना पड़ेगा अगर मैं हायर पेंशन स्कीम में सिलेक्शन करता हूं। क्योंकि लोग अभी भी डिसीजन ले नहीं पा रहे कि डर के कि मेरा कितना पैसा जाएगा, कितना पैसा कटने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये कवर करेंगे कि एग्जैक्टली मेरा कितना पैसा कटने वाला है। उसको एक एक्सेल शीट में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे आपके साथ, ठीक है, ताकि आप अपने चीज को, अपने केस को उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज वन पार्ट। सेकेंड थिंग, हमारे पास बहुत सारे क्वेरीज ये आया है कि हमारा सब कुछ तो ठीक है कि मेरा कंपैरिजन इन द सेंस लोअर पेंशन स्कीम वर्सेस हायर पेंशन स्कीम, टाइम ऑफ रिटायरमेंट के टाइम में मेरा क्या सिनेरियो बनेगा, और डिटेल में चाहिए सबको, बिकॉज सब लोग के पास डिटेल नहीं है। तो सबको डिटेल में चाहिए ये कि मेरा लो पेंशन स्कीम अगर कंटिन्यू करता हूं तो मुझे कितना पेंशन मिलेगा उस समय में, और मुझे कितना कॉर्पस जमा होगा। सेम टाइम मेरा अगर हायर पेंशन स्कीम में जाता हूं तो मेरा कितना पेंशन बनेगा उस टाइम हायर पेंशन स्कीम के हिसाब से, और कितना कॉर्पस मुझे लॉस होगा। उसके बारे में वीडियो सेकेंड पार्ट में कवर किए। लास्ट तक बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने ये बताया कि किन लोगों को हायर पेंशन स्कीम लेना चाहिए, किन लोगों को लोअर पेंशन स्कीम लेना चाहिए, इसमें फायदा क्या, नुकसान क्या, और तो और क्या चेंजेस आने वाला है इस हायर पेंशन स्कीम और लोअर पेंशन स्कीम। जो बात करें ईपीएफओ बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहा है। कभी गूगली फेंक देगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो वो गूगली क्या है, वो व्हाट आर दोस गूगली, आप उस गूगली के लिए तैयार हैं क्या? तो आप इस वीडियो में बने रहना बहुत जरूरी है। तो डायरेक्टली चलते हैं हमारा स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, हम लोग इस एक्सेल शीट में ये समझने की कोशिश करेंगे कि अभी के समय में हम अगर हायर पेंशन स्कीम में जाते हैं तो हमें कितना फंड से ट्रांसफर करना पड़ेगा, अमाउंट, वो कैलकुलेशन कैसे करना है। बट उससे पहले हमें कुछ कंसिडरेशंस लेना पड़ेगा। और इस कंसिडरेशन में मान लीजिए कि मिस्टर राम है और उनका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 1980 है, और डेट ऑफ रिटायरमेंट इस डेट के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखा जाएगा तो अगर 60 साल का माना जाए तो 31 मार्च 2040 को उनको रिटायरमेंट होगा। करेक्ट। तो उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग उनका 1 अप्रैल 2000 मान के चलते हैं, ये है, और 20 साल की उम्र में मतलब उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। और एनुअल इंक्रीमेंट अगर ऐसा देखा जाएगा तो उनको 10% मान के चलते हैं। किसी का एनुअल इनकम 6 भी होता है, 7 भी होता है, 10 भी होता है, 12 भी होता है। सो हम एक अच्छा खासा, एक ठीक ठाक सा एनुअल इनकम लेके चल रहे हैं कि इंक्रीमेंट 10% उनको ईयर ऑन ईयर मिल रहा है। तो करंट सैलरी उनको मान लीजिए कि 60,000 रुपीज़ मान के चलते हैं। इस 60,000 लेने का पीछे कारण ये है कि मैक्सिमम लोगों का देखा जाए कोरिलेट कर सकते हैं कि उनका सैलरी 60,000, 50, 60,000, 70,000 में बेसिक सैलरी होता है, और ज़्यादा लोग कंपेयर कर सकते हैं। जो लोग का कम है या ज़्यादा है वो उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये बेसिक सैलरी, ये जो सैलरी का मतलब हमें से ये मानना है कि ईपीएफओ को समझता है कि सैलरी मीन्स बेसिक प्लस डीए ओनली। ठीक है। सो ये कंसिडरेशन करके हम टेबल को, इस कैलकुलेशंस को 2 टेबल में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट टेबल हम लोग एनालिसिस करेंगे कि हमारा सैलरी कैसे कैलकुलेट हुआ है आज अंडर, बिकॉज सब लोग के पास सैलरी, अभी सैलरी स्लिप है नहीं है हमें पता नहीं है, बट ज़्यादातर लोग इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। इसलिए हम लोग एक रिवर्स कैलकुलेशन में सैलरी दिखाने की कोशिश किया। और आप, अगर आपके पास सैलरी स्लिप है तो आप डायरेक्टली इसको डाल सकते हैं, वैल्यूज डायरेक्टली डाल सकते हैं। ये अजम्पशन लेना जरूर नहीं, डायरेक्ट वैल्यू आप एक्चुअल सैलरी डाल सकते हैं। करेक्ट। सो लेट्स से कि फर्स्ट कॉलम बोलता है कि ईयर, हम लोग ईयर ऑन ईयर हम दिखा रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर्स दिखा रहे हैं, और इंक्रीमेंट परसेंटेज जैसे हमने बात किया था 10% है। ये वेरी कर सकता है, अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट वेरी कर सकता है, आप एक्चुअल पता है तो आप एक्चुअल डाल सकते हैं। इंक्रीमेंट्स देखा जाएगा तो अगर मान लीजिए 60,000 रुपीज़ इस साल का सैलरी है 22-23 में, तो पिछले साल कितना हुआ होगा ना, ये अराउंड 54,000
₹545 होगा। इसका कैलकुलेशंस आप फार्मूला में आप देख कर सकते हैं कि इट इज़ ओके, इट इज़ अराउंड 60,000 इज नथिंग बट 110 टाइम्स ऑफ पुराना सैलरी का होगा, तो उसी के हिसाब से कैलकुलेशन किया गया है। सो इस सिनेरियो में देखा जाएगा तो सीलिंग लिमिट्स 2021-22 में कितना था आज पर ईपीएफओ, स्टैंडर्ड लिमिट बोलता है कि 15,000 रुपये का सीलिंग लिमिट्स था, ठीक है। तो अगर ये सीलिंग लिमिट्स आप देखेंगे वी कॉलम में, ये ईयर एंड ईयर चेंज हुआ है जो ईपीएफओ के गाइडलाइन के हिसाब से। जैसे आपको याद होगा 1995 में हमने पार्ट 2 में बताया था कि 1990 पूरे डिटेल में बताया था कि 1995 में ये 5,000 रुपीज़ था, 2001 में 6,500 था, ऐसे करके 2014 के बाद ये 15,000 रुपीज़ हो गया था। तो ये से करके देखा जाएगा तो अगर रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे एक 60,000 रुपीज़ को, तो मैं अगर देखूंगा तो 2000 के टाइम में 2001 में अगर देखा जाएगा तो उनके रिवर्स कैलकुलेशन में माइनस करते करते अगर पहुंचेंगे तो उनका सैलरी लगभग 7,370 रुपीज़ होगा अगर 10% इसका रिडक्शन हुआ है तो। और उस समय में सीलिंग वेजेस था 5,000 रुपीज़, करेक्ट। तो ये था टोटल अंडरस्टैंडिंग की सैलरी, एक्चुअल सैलरी और सीलिंग लिमिट कैसा है और कैसा हुआ होगा। अगर आपके पास एक्चुअल सैलरी, हम बार बार बोल रहे हैं एक्चुअल सैलरी अगर आपके पास है आप डायरेक्टली इसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो टू द सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट टेबल, जिसको समझते हैं। तो इस टेबल का फर्स्ट कॉलम में हम बोल रहे हैं, जिसको हम ए में मार्क किए हैं, सीलिंग वेजेस। जैसे हमने बी में बताया था, सीलिंग वेजेस और इस सीलिंग वेजेस में दोनों सेम है, बराबर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर सीलिंग वेजेस 15,000 रुपये माना जाए, इसका मतलब क्या है, हम लोग लोअर पेंशन स्कीम में अगर माना जाए तो सीलिंग लिमिट का 8.33%, नथिंग बट 1,250 रुपये महीने का उनका बन रहा है आपका ईपीएस में जाके जमा हो गया, ईपीएस सेलिंग के हिसाब से, ठीक है। और ये 12 महीने के हिसाब से अगर ईयरली देखा जाएगा तो ये 15,000 कैलकुलेशन था। तो ईयरली ईपीएस कितना जमा होगा ना, आपका 15,000 रुपये जमा होगा, 1250 का 12 टाइम्स, क्लियर। सो नेक्स्ट देखते हैं कि ईपीएस में अगर हायर पेंशन स्कीम में चलते हैं, लेट्स से हियर हायर पेंशन स्कीम में चलते हैं, तो हियर हमने बताया कि लोअर, ठीक है, फाइन। अगर चलते हैं तो एक्चुअल जो हमारा सैलरी है, जो एक्चुअल सैलरी हमने आईवी में इधर दिखा रखा है, उसका 8.33% कैलकुलेशन होगा मंथली। सो देखा जाएगा 4,998 रुपीज़ वो हमारा 8.33% ईपीएस में जमा होगा हायर पेंशन स्कीम के हिसाब से, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसके और इसके बीच में, मतलब लोअर पेंशन स्कीम और हायर पेंशन स्कीम में डिफरेंस कितना बन रहा है ना, 3,748 रुपीज़ पर महीने का डिफरेंस है, नथिंग बट अगर डिफरेंस अमाउंट का अगर मैं ईयरली देखूँ तो टोटल ईयर में 44,976 रुपीज़ ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये इस साल का कैलकुलेशन है। अगर जैसे हमने बताया था कुछ टाइम पहले कि रिवर्स कैलकुलेशन हम लोग सैलरी देखे थे, इधर रिवर्स कैलकुलेशन भी हम लोग करेंगे, बट उससे पहले हम समझना पड़ेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जो ईपीएफओ आपको देता है आपका फंड वैल्यू के ऊपर। आप मान के चलिए कि जो हमारा हायर पेंशन स्कीम में पैसा जमा हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि मेरा 8.33% एक्चुअल सैलरी जमा हो रहा होगा, प्लीज़ नोट करिए कि आपका पैसा लोअर पेंशन स्कीम में एक्चुअली जमा हो रहा है, ठीक है। लोअर पेंशन स्कीम मतलब 15,000 और 6,500 जैसे दिख रहा था इधर लेफ्ट साइड में, इसी के साथ जमा हो रहा है। रिमेनिंग अमाउंट्स आपका फंड में जमा हो रहा है, मतलब ईपीएफओ फंड में जमा हो रहा है जो कॉर्पस आपका बन रहा है, और उसमें आपको इंटरेस्ट में मिल रहा है। और इंटरेस्ट रेट अगर आप देखोगे तो 8.1% इस साल का डिक्लेरेशन से। ऐसा देखा जाएगा ईपीएफ साइट में आप विजिट करोगे तो ईयर एंड ईयर आप देखोगे तो देयर आर परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज से डिक्लेयर कर दिया गया। जैसे आप देखोगे कि कुछ सालों में 9.5 भी तक गया, पहुंचा गया। ये उन लोगों के लिए है, एप्लीकेबल है जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का ईपीएफओ गाइडलाइन के हिसाब से उनका जमा हो रखा है। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमने बताया था कि 1552 कंपनीज ऐसे हैं जो कि ट्रस्ट मैनेज करते हैं। ये 1552 कंपनीज के ऊपर लागू नहीं होता, बिकॉज वो कंपनी जो लोग अलग तरीके से इंटरेस्ट अपना डिक्लेयर करते हैं अपना मैनेज करके, तो वो वेरी कर सकता है, वो अपने हिसाब से डाल सकते हैं उसको। किसी का 9% भी हो सकता है, किसी को 10% भी होता है, किसी को कम भी हो सकता है। सो वो वेरी कर जाएगा, बट लगभग ये जो हम लोग जो ये डाले हैं ये ईपीएफओ साइट का गवर्नमेंट का जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से आप वेरीफाई कर सकते हैं। सो इतना तक तो आपको समझ में आ गया। तो हम लोग बिफोर वी गो टू द राइट साइड में आपको नीचे से लेके थोड़ा शुरुआत के स्टेज से चलते हैं कि हम लोग क्या सिनेरियो क्रिएट हुआ, ठीक है। इस सिनेरियो में देखेंगे तो आपको जैसा हमने एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअल सैलरी पहले 2001 में 7,370 रुपीज़ बना होगा और इस 5,000 रुपीज़ सैलरी लिमिट था। इन दिस सिनेरियो अगर देखा जाएगा तो मेरा लो पेंशन स्कीम के हिसाब से
₹417, मतलब 8.33, अगर 5,000 का देखा ₹417 आपका बन रहा था, जिसको अगर मैं 12 महीने में कन्वर्ट करता हूँ, मतलब ईयरली देखा जाऊँ तो मेरा कंट्रीब्यूशन उस टाइम ईपीएस में बनता था ₹5,004, करेक्ट। अगर मैं देखूँ 7,370 में देखूंगा तो हायर पेंशन स्कीम अगर उस टाइम में माना जाए तो ₹614 का मेरा इंटरेस्ट बन रहा है। और डिफरेंस अमाउंट अगर 417 एंड 614 के बीच में देखा जाए 197, इज नथिंग बट कि इसका अगर 12 महीने में डिफरेंस अमाउंट देखोगे साल में ना, साल भर में ₹2,364 का आपका डिफरेंस अमाउंट बन रहा है, ठीक है। और उस समय में देखा जाएगा 2000 में हमने डिक्लेयर किया था ईपीएफ ने 11% अपने इंटरेस्ट मतलब उस टाइम डिक्लेयर किया था, विच इज़ नथिंग बट अगर 11% ऑफ 2364 अगर देखा जाएगा ₹260 है। तो ये जो अमाउंट अपना ₹260 इंटरेस्ट प्लस आपका डिफरेंस अमाउंट जो ईपीएफ में फंड में मतलब एडिशनल अमाउंट जो डिफरेंस अमाउंट है, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ओपनिंग बैलेंस फॉर द फंड जो हम लोग इधर हाइट में देख रहे हैं, टोटल क्यूमुलेटिव पीएफ बैलेंस, बिकॉज ये जो अमाउंट है आपका पीएफ में जाके जमा हो रहा है आपका लोअर पेंशन स्कीम को जो ईपीएस वाला छोड़ के। तो ये कैलकुलेशन अगर करोगे तो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर बनता है ₹260 इंटरेस्ट अमाउंट प्लस द डिफरेंस अमाउंट। इतना समझ में आ गया? तो आप देखें ₹264 ₹2,624 बन रहा है। सिमिलरली अगले साल का देखेंगे तो सिमिलरली ऐसे बनता चला गया और अगले साल का कैलकुलेशन बनेगा ये कि 2624 मेरा क्लोजिंग बैलेंस प्लस मेरा डिफरेंस अमाउंट जैसे बन रहा है इधर आप 1608, ये दोनों को प्लस कर दिया और इसके ऊपर ये दोनों को प्लस करने के बाद हमें जितना ये दोनों के ऊपर हमारा फिर इंटरेस्ट मिलेगा 9.5% के साथ देखा जाएगा तो 402 का ये दोनों के ऊपर इंटरेस्ट फर्दर मिलेगा। सो देखा जाए तीन चीज इधर ऐड हुआ, ओपनिंग बैलेंस प्लस योर डिफरेंस अमाउंट प्लस ये दोनों के ऊपर जो इस दोनों को प्लस करने के बाद जो भी इंटरेस्ट बना ₹402, तो आपको तीनों चीज आपको मिला, करेक्ट। और इसको आपको क्लियर हो गया। सो नाउ इसी तरीके से आपका चलता चलेगा ये सिनेरियो एंड ये देखा जाएगा तो ऐसा कैलकुलेशन हम करते चले जाएंगे तो करंट सिनेरियो में अगर आज ऑन डेट अगर बात किएंगे मतलब अभी 2023 मतलब FY23 में हम बैठे हैं तो इसके हिसाब से देखेंगे तो मेरा पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस फॉर दिस ईयर इज 6,49,000 और इस साल का डिफरेंस अमाउंट जो मेरा बन रहा है कि यस 44,000 मेरा डिफरेंस अमाउंट है प्लस ये अमाउंट है 6,49,000, ये दोनों को ऐड कर देते हैं प्लस इस दोनों के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है मिला के ना 56,000 का इंटरेस्ट बन रहा है। ये तीनों चीज को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मेरा बन जाता है कि टोटल क्यूमुलेटिव पीएफ बैलेंस बन जाता है 7,50,000 ₹7,50,000। ये जो चीज आपका फंड में जमा हो रखा है जो कि पीएफ ईपीएस में अगर हायर पेंशन स्कीम आप जाते हैं तो ये जमा हो जाना चाहिए था, बिकॉज आपको पता है कि पेंशन स्कीम में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, बट फिर भी ये जो जमा हो रखा है तो रेट्रोस्पेक्टिवली वो सारी चीज आपको रिवर्सल हो जाएगा, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो इन दिस केस हम मान के चलते हैं कि इंटरेस्ट हमारा जो जमा हुआ होगा वो भी जाएगा हमारे हाथ से। तो कितना अमाउंट जा रहा है ना, टोटल देखोगे तो अप्रॉक्स इस कैलकुलेशन के हिसाब से इस अजम्पशन के हिसाब से ₹7,50,000 आपका अभी ट्रांसफर हो जाएगा। सो होप इट इज मेड क्लियर दैट कि आज एंड डेट अगर आपका सैलरी कंडीशन इसी तरह का है तो आपका ₹7,50,000 इंक्लूडिंग योर ये चला जाएगा इन इंटरेस्ट वॉट एवर इट इज इट विल बी ये चला जाएगा। क्लियर ना? क्वेश्चन है कि ना बड़ा क्वेश्चन है कि ₹7,50,000 जो ट्रांसफर होगा वो कहां से होगा। फ्रेंड्स ये जो ₹7,50,000 जो है ये ₹7,50,000 आपका फंड में होगा। अगर बाई चांस इन केस आपने फंड कहीं ना कहीं आपने उठा रखा है और कहीं ना कहीं किसी कारणवश आपने यूज कर चुके हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस रहेगा। एक ऑप्शन ये है कि हम लोग इधर जमा करें पैसा इसको एडिशनली, ईपीएफओ ने आपको बताएगा आपको जमा करना पड़ेगा एडिशनल अमाउंट जो भी डिफरेंस अमाउंट बन रहा है। या सेकंड ऑप्शन है कि ईपीएफओ आपको ये भी मौका देगा कि आप जो परसेंटेज जो आप 8.33 और 12% में हम लोग रिडक्शन कर रहे थे एम्प्लॉइज में, तो आप अपने एज ए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशंस में आप लोग बढ़ा सकते हैं एक वेरिएबल फर्दर आप एडिशनल परसेंटेज आप देके इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इंटरनल इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल रहा है कि इसके हिसाब से आपको मौका मिल सकता है। दैट इज वन पार्ट। बट जिनका बिल्कुल ही जीरो हो चुका है आज एंड डेट, मतलब अगर मान लीजिए कोई रिटायरमेंट कर दिया, कोई पैसा हमने निकाल चुके तो उनको तो बिल्कुल ही पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा। जैसा हमने डिस्कस कर चुके हैं
फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में कि 7,50,000 रुपीज़ ऑलरेडी हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा इंक्लूडिंग आवर इंटरेस्ट, हमारा ये तो क्लियर हो चुका है। नाउ अभी और एक सिनेरियो क्रिएट हम देखते हैं कि ये जो इस दौरान हम लोग हायर पेंशन स्कीम अगर सिलेक्ट करते हैं तो आपको जैसे हमने पिछले एक्सेल शीट में समझाया था कि डिफरेंस अमाउंट जो क्रिएट हो रहा है, ठीक है, सो ईयरली डिफरेंस अमाउंट ऐसा से क्रिएट हो रहा है कंपेयर टू आवर बेसिक, बिकॉज एनीवे हम लोग लोअर पेंशन स्कीम को तो देना ही देना है। जो डिफरेंस अमाउंट है अगर देखा जाएगा तो करीबन 22,70,000 रुपीज़ इधर हमें देना पड़ेगा और पहले हम लोग 77,50,000 दे चुके हैं। सो टोटल देखा जाएगा तो मेरा ईपीएस फंड में तो 30 लाख रुपीज़ मेरा जमा हो रहा है। दैट इज़ व्हाट आपको मैं बार बार आपको, आप इसको याद रखिए कि टोटल आपका 30 लाख रुपीज़ आपका ईपीएस फंड में जमा होगा। कैसे ना, डिफरेंस अमाउंट जो अभी है एडिशनल अमाउंट जमा होगा 30 लाख रुपीज़ प्लस 7,50,000 रुपीज़ जमा होगा। इसके अलावा हम लोग एक पार्ट बता दिए कि आपका जो बेसिक अमाउंट है, बेस अमाउंट है जो लोअर पेंशन स्कीम में, वो एडिशनल है। वो एडिशनल अमाउंट कैसे है वो आपको देखें, वो कितना जमा हो रहा था आपको देख लेते हैं पूरा साल में। तो ये आपको देखेंगे कि टोटल साल में, तो टोटल आपका पीरियड में, टोटल वर्किंग पीरियड में 6,20,000 रुपये आपका जमा हो रहा है। तो इन सिनेरियो हम लोग देखेंगे कि अगर हम लो पेंशन स्कीम में चलते हैं, लो पेंशन स्कीम में डिफरेंस अमाउंट का जो इंटरेस्ट है, अगर सारी चीज़ मिला लेते हैं कि डिफरेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो कॉर्पस हमारा जमा हो रहा है 68.9, मतलब 69 लाख रुपीज़ जमा हो रहा है। तो डिफरेंस अमाउंट हमने पहले डिक्लेयर किया था 30 लाख रुपये जमा करना पड़ रहा था। अभी सेम चीज़ इसमें एक आप देख रहे होंगे कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि आपका इधर ऐड हो गया अगर आप लो पेंशन स्कीम में जाते हैं। इसका मतलब यह है कि 30 लाख के अगेंस्ट में 38 लाख रुपीज़ का आपका इधर इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। ये एक बड़ा फैक्टर है आपको डिसीजन मेकिंग में कि आपको जितना बन रहा है बेस अमाउंट डिडक्ट होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट उसी के बराबर या उससे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। सो इससे डिसीजन फैक्टर है। बट ये भी बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि आप लो पेंशन स्कीम में जाइए और हाई पेंशन स्कीम, इट इज़ ऑल अगेन ए पर्सपेक्टिव। इसको ज़्यादा समझने के लिए, इसको डिटेल में समझने के लिए अगर हम बताएंगे कि हमारा इन्फ्रेंस रेट में समझ सकते हैं और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो इन्फ्रेंस रेट हम ये बोलते हैं कि कॉर्पस रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर आज ऑफ नाउ, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट सीट में कि 7,50,000 रुपये हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। इट्स ए क्लियर। सेकेंड है कि कॉर्पस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ईपीएस फंड में, जैसा हमने बात किया ईपीएस फंड मतलब हमारा फंड वैल्यू में क्या रहेगा ना, 6,20,000 रुपये हमारा अगर बेस कंटिन्यू करते हैं जो अपना स्टैंडर्ड सिस्टम चल रहा है जो ईपीएफ के हिसाब से। हायर पेंशन स्कीम के हिसाब से देखा जाएगा तो ये 30 लाख प्लस 6,20,000 मिला के अराउंड 36,40,000 करीबन हमारा ईपीएस फंड में जाएगा, जमा हुआ होगा उस टाइम में, ठीक है, फंड वैल्यू। सेम टाइम कॉर्पस इन हैंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हमने बताया कि जैसा हमने बताया इधर रिटायर केस में 68 लाख रुपीज़ आपका करीबन 68.9 अराउंड 69 लाख रुपीज़ आपको मिलेगा, वेराज ये हायर पेंशन स्कीम वो नहीं मिलेगा। लॉस ऑफ इंटरेस्ट जैसा हमने बताया था, लॉस ऑफ इंटरेस्ट करीबन 42 लाख का करीबन लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो शुरुआत का से होगा। ये जो आप देख रहे हैं कि आप शुरुआत कंडीशन में देखो, शुरुआत से लेके 7,50,000 इसमें भी इंटरेस्ट था प्लस ये मिला के सारे लाख दरअसल करीबन 42 लाख का आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। अब देखोगे तो अगर मैं हायर पेंशन स्कीम में जा रहा हूँ तो रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ आपको ज्वाइनिंग डेट से लेके एंड तक ये इंटरेस्ट आपका लॉस होगा, ठीक है। दैट इज वन पार्ट। सेकेंड थिंग अगर देखा जाएगा तो इन पेंशन कितना मिल रहा है, सबसे मुद्दे की बात है पेंशन कितना मिल रहा है। पेंशन मिल रहा है आपको मंथली पेंशन रिटायरमेंट में लो पेंशन स्कीम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो फॉर्मूला आपको बोलता है कि आपका एवरेज सैलरी जो भी लास्ट 60 महीने का है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सर्विस ईयर। सर नंबर ऑफ सर्विस ईयर का मतलब ये है कि आप जितना भी सर्विस ईयर कर ले 35 इज द मैक्सिमम कैप, तो 35 ईयर्स हमेशा मैक्सिमम होगा डिवाइडेड बाय 70। सो ऑलमोस्ट हमारे जो रिटायर देख लिए थे इस केस में 30,000 रुपीज़ उनका लास्ट 5 ईयर्स का सैलरी था, उसके हिसाब से देखा जाएगा तो 15,000 रुपीज़ उनका बन रहा है। सिमिलरली अगर हायर पेंशन स्कीम में जाता है तो एक अच्छा सिग्निफिकेंट अमाउंट 15,000 इधर था, देखिए 1,26,000 इनका हायर पेंशन स्कीम में मिल रहा है। काफ़ी अच्छा अमाउंट है अगर देखा जाएगा तो देखने के लिए कि आपको हायर पेंशन स्कीम मिलेगा। बट जब रिटर्न एंड इन्वेस्ट और बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट अगर कैलकुलेशन कितना महीने में मैं अगर ये चीज़ें देखा जाएगा रिटर्न्स मिल जाएगा मुझे अगर देखूं तो
एक इन्फरेंस है, इसको कोई हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली ऐसा करा जाए, बट इससे इन्फरेंसेस हम एक आपको देना चाहेंगे कि ये 6,20,000 रुपीज़ अगर पेंशन स्कीम के यहाँ पर जमा हो रखा है तो 15,000 के हिसाब से महीने का 41 मंथ मतलब 3.5 साल में करीबन आप उसका ब्रेक इवन पॉइंट्स निकल जाएगा आपका। अगर और इन दिस केस में लोअर पेंशन स्कीम में कोई हमने इंटरेस्ट लॉस नहीं किए हैं तो इंटरेस्ट लॉस हमारा होगा ना सेम 3.5 साल में बीपीए मिल जाएगा, ठीक है। बट इन हायर पेंशन स्कीम में देखा जाएगा तो 1 लाख, ये बड़ा इंप्रेसिव लगेगा फर्स्ट पार्ट में 1,26,000 जो हमारे मंथली इनकम में आ जाएगा पेंशन के हिसाब से, और हमारा जो कॉर्पस ईपीएस फंड में जमा हुआ है बिना इंटरेस्ट का देखा जाएगा तो 36 लाख, इसको अगर 29 मंथ्स मतलब 2.5 साल के अंदर आप इसको ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा। बट द क्या चीज़ कि जो लॉस ऑफ इंटरेस्ट आपको होगा अगर ये मिला लिया जाए, ये दोनों को मिला लिया जाए तो आपको अगर कितना समय लग जाएगा ना 62 महीना, मतलब इट इज अराउंड 5 ईयर्स लगेगा आपको, आपको 5 ईयर्स 2 मंथ्स लगेगा आपको पेंशन स्कीम को बी पे निकालने के लिए। इसको और एक तरीके से समझते हैं चीज़ों को। आप देख सकते हैं कि लो पेंशन स्कीम एंड हाई पेंशन स्कीम में कौन कौन लेना चाहिए, हाउ टू टेक अ डिसीजन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो अगर आपका यू हैव ए गुड फाइनेंशियल फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है, और अगर आपका इफ यू हैव फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑप्टिंग बिजनेस आफ्टर रिटायरमेंट, अगर आप अभी भी कुछ अपना साइड बाय इनकम आपके पास है, आपका कुछ इनकम है, या आप फ्यूचर में कुछ बिजनेस पर्सपेक्टिव में सोच रहे हैं तो आपको एक अच्छा खासा कॉर्पस अमाउंट मिल जाएगा, या आप अपना अगर बैकअप रेडी कर रखे हैं, मंथली बैकअप पैसिव इनकम है तो आपको ये भी लो पेंशन स्कीम फायदेमंद है, ठीक है। इफ यू हैव ऑलरेडी टेकन एनी अदर पेंशन प्लान फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस, अगर कोई पेंशन प्लान ऑलरेडी ले चुके हैं देन ऑल्सो यू डोंट नीड टू लुक फॉर द हाई पेंशन स्कीम, दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग। बट सेम टाइम क्लोज हायर पेंशन स्कीम में अगर देखा जाएगा तो यू हैव अदर इन्वेस्टमेंट्स एंड विल रिसीव लम सम ऑप्शंस। इट्स अगर एक बड़ा मतलब हायर पेंशन स्कीम में क्या होगा, यू हैव अदर इन्वेस्टमेंट्स एंड विल, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट प्लान ले रखा है अदर इन्वेस्टमेंट्स कैटेगरी में, आपके म्यूचुअल फंड्स एंड अदर इनमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है काफ़ी बड़ा और अगर लमसम अमाउंट मिल रहा है एट द एंड ऑफ रिटायरमेंट, तो वो भी आपको जरूरत नहीं कि गो फॉर ए लो पेंशन स्कीम। पैसा कहने को कॉर्पस भी आपको उधर मिल जाएगा और पेंशन आपका हाई पेंशन मिलेगा, तो दोनों तरफ से आपको मिल जाएगा, फायदा होगा। इफ़ यू आर फ्री फ्रॉम ए मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपके पास मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो आप एक सिंपल एक मस्त वाला लाइफ जी सकते हैं हायर पेंशन स्कीम के हिसाब से। दैट इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ लुकिंग एट दिस हायर पेंशन स्कीम, थोड़ा सिंपल लाइफ भी जी सकते हैं। कोई किसी को बिजनेस नहीं करना है, नॉर्मल लाइफ लेना है तो कोई जा सकते हैं। फ्यूचर को कोई नहीं देखा, फ्यूचर में बहुत कुछ चेंजेस हो सकता है, तो इसमें हम ये बोल रहे हैं कि अबनॉर्मल सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं। लो पेंशन स्कीम में क्या हो सकता है, एक पॉजिटिव पार्ट ये हो सकता है कि ईपीएफओ में रिवाइज पेंशनेबल सैलरी एज पर पास्ट प्रैक्टिसेस, ऑलरेडी हमने मेंशन किया था कि 1995 में 5,000 था एंड 2014 में 15,000 है। ये वेरी कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड, एक मिनिमम स्लैब बढ़ाएगा, वो 30,000 हमने मार्क कर रखा है, अगले 10-15 साल में बढ़ाएगा और उसके 15 उससे भी ज़्यादा जा सकता है। बट ये अजम्पशन है कि पॉजिटिव अजम्पशन हो सकता है, अगर नहीं बढ़ाएगा दैट इज अगेन ए नेगेटिव एजम्पशन है। सेकेंड थिंग है कि हाई पेंशन स्कीम में एक इशू ये रहेगा कि पेंशनर सैलरी जो है आज के दिन में कैलकुलेशन है कि लास्ट एवरेज कैलकुलेशन फार्मूला बोलता है कि एवरेज 60 मंथ्स का जो सैलरी है एवरेज लेता है, ये कैलकुलेशन है। अगर ये पीपीएफ को कल के दिन में चेंज कर देता है, उसको बढ़ा देता है, ये घटा देता है, देन ये इसका पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत इंपैक्ट आ सकता है, ठीक है। देन सेकंड पार्ट है कि वाइल जॉब स्विच, जब आप कोई बंदा जॉब स्विच करता है कोई इंसान, देन कभी कभी अब ध्यान रखना, आपको सैलरी स्लिप पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको कि आपकी बेसिक सैलरी पिछले वाला सैलरी से लो कभी नहीं जाए। अगर लो चला गया तो आपका पेंशन स्कीम में वेरिएशंस आ जाएगा, तो इसीलिए वेरी केयरफुली इसका इंपॉर्टेंस आप आज तक पता चला था, नहीं पता था मुझे पता नहीं, बट ये बड़ा पर्सपेक्टिव है कि आप सैलरी स्लिप में बेसिक को देखना बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा कैलकुलेशंस, हमने जैसा आपको वादा किया था, हमने सारे पॉइंट्स को कवर किया 3 फेज में, ठीक है। सो नाउ ये कोई भेड़ चाल नहीं है, बट एक लॉजिकल, एक रैशनल डिसीजन मेकिंग आपका प्रोसेस है, और हम लोग आपको ये सारे कैलकुलेशन दिखाने का मकसद ये है कि ताकि आप अपने आप को उसमें पुट कर सकते हैं और अपने कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो लाना है ईपीएफओ के रिगार्डिंग, या और कोई टॉपिक फाइनेंशियल रिलेटेड टॉपिक में लाना है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं या हमारे कमेंट्स में दे सकते हैं कि हमें एग्जैक्टली क्या वीडियो लेकर आए, सो दैट हम आपके लिए शानदार और एक अच्छा इन्फ्लुएंसेस के साथ आपको वीडियो लेके आएंगे, ताकि आपको समझ में आए, ताकि आप अपना यूटिलाइज कर सकते हो, यूज कर सकते हैं वीडियो को। थैंक यू।